कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंग त्यान चैन शुई को ये कहता है कि मैं भी थक गया हूँ तो मैं रिलैक्स करना चाहता हूँ, तुम भी जाकर रिलैक्स कर लो। तो इस पर चैन शुई कहती है कि ठीक है, जैसा आप कहें मास्टर। जैसे ही वो वहाँ से गई थी तो उसी के साथ ही लिंग त्यान को एक स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर उसके बिट्रेयर्स के बारे में लिखा था, क्योंकि उन्होंने जजमेंट आई की इफेक्ट को अचीव कर लिया था और इसके बदले में उसे 600 पॉइंट्स मिल गए थे। थोड़ी देर के बाद वो अपने फेनिक्स पर सवार होकर चैन शुई के साथ कहीं जा रहा था। तो रास्ते में वो चैन शुई को पुकारता है, जिस पर चैन शुई कहती है कि हाँ बताइए क्या बात है मास्टर। तो इस पर उसके मास्टर उससे ये पूछते हैं कि तुम्हारा जू के बारे में क्या ख्याल है। तो चैन शुई यही बताती है कि मास्टर मुझे लगता है कि वो आपको खुश करने की बहुत कोशिश कर रहा है। वो दुश्मनों के साथ भी सही से बिहेव नहीं करता, उन्हें भी अच्छा खासा मजा चखाता है और ये काफ़ी रेयर बात है। चैन शुई की ये बातें सुनने के साथ लिंग त्यान हैरानी से उसकी तरफ देखता है, जिस पर चैन शुई को शक होने लग गया था कि शायद उसने कोई गलत बात कह दिया है। तो वो अपने मास्टर को कहती है कि क्या मैंने कुछ गलत कहा है, अगर ऐसा कुछ कहा भी है तो प्लीज़ मास्टर मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। तो लिंग त्यान कहता है कि नहीं नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं कहा, तुमने जो कुछ भी मुझे कहा है इससे मुझे एक बात याद आ गई, तो इसलिए मैं उसके बारे में सोचने लग गया। चैन शुई अपने मास्टर से नहीं पूछती और मान ही मन में ये कहती है कि ज़रूर कोई ना कोई इंपॉर्टेंट पार्ट ज़रूर होगी जिसके लिए मास्टर ने ऐसा फेस बनाया था। फिर लिंग त्यान चैन शुई को ये कहता है कि तुमने भी आज अच्छे से परफॉर्म किया तो मैं इससे काफ़ी खुश हूँ। जब हम वापस जाएंगे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन प्रिपेयर करूँगा जो कि तुम्हारी काफ़ी मदद करेंगी। चैन शुई इतना सुनने के साथ ही काफ़ी खुश हो गई थी और एक्साइटेड भी थी और इस सब के लिए अपने मास्टर को थैंक्स भी कहती है। लिंग त्यान से ये भी कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द किंग ऑफ वारयाम पहुँच जाओ ताकि तुम जल्द ही बाकी चीज़ें भी सीख सको और इसके साथ साथ मैं तुम्हें हेवन ग्रेड स्किल्स भी सिखा सकूँ। इस पर चैन शुई हैरानी से कहती है कि क्या इन्होंने हेवन ग्रेड स्किल्स कहा। लिंग त्यान से ये भी कहता रहता है कि बस तुम कोशिश करना कि तुम अपने काम पर सही से फोकस करना और अपनी ट्रेनिंग को पूरे तरीके से निभाना। तो चैन शुई कहती है कि मास्टर मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूँगी, आप टेंशन ही मत लें। और अब हमें लिंग त्यान के डिसिपल्स के बारे में बताया गया था जिन्होंने उसे धोखा दिया था। पहले तो नंबर 4 बिट्रेड डिसिपल था, इसके पास पॉइजनिंग स्किल थी और इसकी लॉयल्टी -60% थी। फिर हम इसके डिसिपल नंबर 7 को देखते हैं, इसका नाम क्यू था और ये एक्सपर्ट गॉड ऑफ वार रैम में शामिल था। इसके पास भी काफ़ी अच्छी अच्छी स्किल्स थी और इसकी लॉयल्टी -70% थी और ये भी एक बिट्रेयर था। और फिर हमें मू मियाओ के बारे में बताया जाता है जो कि इसकी नंबर 5 बिट्रेयर डिसिपल थी और इसकी लॉयल्टी -50% थी और उसके पास भी काफ़ी अच्छी अच्छी स्किल थी। अपने सारे डिसिपल्स की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के साथ ही लिंग त्यान ये भी कहने लग गया था कि जैसे ही मैंने यूलान ब्रांच को छोड़ा था तो ये न्यूज़ इन बिट्रेयर्स के पास ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी। और जहां तक मुझे लगता है इन्हें ये भी बात मालूम हो गई होगी कि जू शिंगजू जुआनमिंग सेक्ट में वापस आ चुका है, लेकिन अभी तक ये लोग गुस्से में कोई भी एक्ट नहीं कर रहे। और वैसे भी ये सब कुछ चैन शुई और जू की वजह से हो रहा है कि मैं यूलान ब्रांच अपने अच्छे से चला पा रहा हूँ, वो भी बगैर किसी आइटम कार्ड का यूज़ किए, तो इसलिए मुझे इनको अच्छे से अच्छे रिवार्ड देना होंगे। और वो अपने सिस्टम को ये कहता है कि मेरे लिए स्टोर को ओपन कर दो। उसके सामने एक स्टोर ओपन हो गया था। सबसे पहले तो वो उस मेडिसन को बाय करता है जिसके बारे में उसने चैन शुई को प्रॉमिस किया था, जो कि उसकी कल्टीवेशन में काफ़ी हेल्प कर सकती थी। उसे खरीदने के साथ साथ वो ये भी कहता रहता है कि जो करंट सिचुएशन है, चैन शुई की ट्रेनिंग स्पीड अब इससे काफ़ी तेज़ हो जाएगी और ये भी चीज़ें उससे काफ़ी हेल्प करने वाली हैं। और ऊपर से मेरे पास एब्सोल्यूट टेरिटरी तो है, लेकिन मुझे उससे भी बियॉन्ड कुछ और ख़रीदना होगा, क्योंकि हो सकता है कि कभी ये तकनीक मुझे धोखा दे जाए। तो इसके लिए बैकअप के तौर पर तो मुझे कुछ रखना ही होगा और वो और चीज़ों की तलाश करने लग जाता है। और ऊपर से वो जू के बारे में भी श्योर नहीं था, वो जानता था कि उसकी लॉयल्टी कभी भी चेंज हो सकती है। और वो चैन शुई से काफ़ी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन वो चैन शुई पर ज़्यादा भरोसा करना चाहता था। वो चाहता था कि चैन शुई उससे भी ज़्यादा तरक्की करे और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। तब उसे वहाँ पर एक स्पिरिट पीस नज़र आ जाती है जो कि ऑरा गैदरिंग स्पिरिट कन्वर्शन मेडिसन थी और इसे हासिल करने के लिए उसे 800 पॉइंट्स चाहिए थे। उसे देखकर लिंग त्यान काफ़ी खुश हो जाता है और उसे ख़रीदने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि उसे खरीद कर वो चैन शुई को दे सकता था। और उधर हम जू को देखते हैं जो कि जैसे ही घर पहुंचा था तो कहता है कि मास्टर सिस्टर मैं वापस आ गया, क्या आप लोगों ने मुझे मिस किया। लेकिन जैसे दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ जाता तो उसे मालूम होता है कि उसके मास्टर और सिस्टर चैन शुई वहाँ पर मौजूद ही नहीं थे, क्योंकि वो दोनों तो फीनिक्स की राइड करने के लिए पहुंच चुके थे। और इस पर वो फेसला बना लेता है और ये कहता है कि वो लोग तो मेरे बगैर ही चले गए, लेकिन आखिर वो लोग गए कहाँ। कि तभी उसे साइड पर स्मेल आना शुरू हो जाती है जो कि काफ़ी खुशगवार थी। उसे देखने के साथ ही कहता है कि स्मेल कहाँ से आ रही है।
तो जैसे साइड पर देखता है एक टेबल पर काफ़ी सारे खाने रखे हुए थे और इन सारे खानों को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया था और काफ़ी खुश हो गया था और कहता है कि यहाँ पर इतना सारा खाना। और ये कहने लग जाता है कि लगता है कि मास्टर काफ़ी खुश थे मेरी परफॉर्मेंस को देखकर। उन्होंने सोचा कि मुझे खाना दिलवा दिया जाए, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा कि चैन शुई मेरे लिए खाना बनाओ। तो उसने मेरे लिए अच्छा खाना बनाकर यहाँ पर रख दिया। मुझे तो आज खाकर काफ़ी मज़ा आएगा। वैसे भी मुझे काफ़ी भूख लगी हुई है और सिस्टर इतना अच्छा खाना पकाती है, तो जल्द से जल्द मुझे इसे खा लेना चाहिए। और वो जैसे ही उस खाने को खाने लगता है कि तभी पीछे से चैन शुई आ जाती है और वो उसे ये कहती है कि तुमने जो भी चॉपस्टिक्स उठाई हैं उसे वापस रख दो। वो काफ़ी गुस्से में थी। उसे गुस्से में देखकर जू भी एक दफ़ा डर गया था और वो चॉपस्टिक्स को नीचे रख कर घबराई हुई हालत में चैन शुई को ये कहता है कि हम इसके बारे में आराम से भी तो बात कर सकते हैं सिस्टर। तो चैन शुई उसे ये कहती है कि ये सारा का सारा खाना मैंने अपने मास्टर के लिए बनाया हुआ है, तो तुम्हें किसने कहा कि तुम इस खाने को टच करो। तो आगे से जो कि काफ़ी घबराया हुआ था ये कहता है कि नहीं नहीं मुझसे गलती हो गई, मुझे इसके लिए माफ़ कर देना, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वो दोनों वहाँ पर खड़े होकर आपस में इसी से बातें रिलेटेड बातें कर रहे थे कि तभी ऊपर से लिंग त्यान आ जाता है और उन दोनों को ये कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हो और फिर आपस में क्यों लड़ झगड़ रहे हो। तो जू ये देखने के साथ मास्टर लिंग त्यान को ये कहता है कि नहीं नहीं हम तो दोनों यहाँ पर खड़े होकर आपस में मजाक कर रहे थे। और चैन शुई भी लिंग त्यान को ये कहती है कि मैंने आपके लिए खाना बनाया मास्टर, आप इसे खा लीजिए। लिंग त्यान ये कहता है कि ये पहली इवनिंग है जो कि काफ़ी सैकड़ों सालों के बाद सेलिब्रेट करने का मन कर रहा है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि हम एक विक्ट्री मिली है। और वो सभी को कहता है कि हम सभी लोग मिलकर खाना खाते हैं। वो जाकर फिर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और दोनों को ये कहने लग जाता है कि हमने आज यूहुन सेक्ट को अच्छा मत सिखाया। ये सब कुछ इसलिए हो पाया क्योंकि तुम दोनों ने वहाँ पर अच्छे से परफॉर्म किया था, तो इसलिए मैं तुम दोनों को थैंक्स कहता हूँ। और जो मेरा सेक्ट है ये हमेशा ही रिवार्ड्स और पनिशमेंट के बारे में क्लियर रहा है। तुमने मेरी मदद किया तो इसके बदले में तुम्हें रिवार्ड तो मिलना ही चाहिए। चैन शुई तो ये सुनने के साथ काफ़ी खुश हो गई थी और ये कहती है कि सच में हमें रिवार्ड मिलेंगे। जबकि वहाँ पर बैठे हुए जू की हालत ख़राब हो गई थी और मन ही मन में ये कह रहा था कि आखिर मास्टर इस बार फिर क्या स्कीम ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ये फिर एक तो धोखा नहीं है। फिर लिंग त्यान ये कहता है कि चैन शुई तुम्हारे के लिए मैंने एक मिडिल ग्रेड मेडिसिन तैयार किया है जो कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था तुम्हारे लिए रिफाइन करूँगा। इसकी मदद से तुम अपनी स्ट्रेंथ को फास्टर तरीके से ग्रो कर सकती हो और तुम जल्दी मिडिल किंग ऑफ वारियम पहुँच जाओगी। चैन शुई जैसे मिडिल टायर ग्रेड की स्पिल के बारे में सुनते हैं तो वो काफ़ी खुश हो गई थी और ये कहने लग जाती है कि ये तो काफ़ी अमेजिंग बात हो गई, इसका तो इम्प्रेसिव इफेक्ट होता है, इससे तो मैं जल्दी तरक्की कर जाऊँगी। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लिंग त्यान से ये भी कहता है कि इसके अलावा मैं तुम्हें लोटस फ्लावर डांस तकनीक के बारे में भी बताना चाहता हूँ। उसके पास उस तकनीक का एक रोका था और वो चैन शुई को दे देता है ताकि इसकी मदद से वो इसकी प्रैक्टिस कर सके और अपनी स्ट्रेंथ को और इंक्रीज़ कर सके। चैन शुई उस तकनीक को और उन पील्स को लेने के साथ ही काफ़ी खुश हो गई थी और ये कहती है कि मास्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं जल्दी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ कि मिडल किंग ऑफ वारियम पहुँच सकूँ। जू वहाँ पर बैठा हुआ ये सारी बातें देख रहा था और ये कहता है कि मास्टर सच में काफ़ी जेनरस है और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरे लिए भी उनके पास एक अच्छा सा इनाम होगा। तो लिंग त्यान ये कहता है कि जू इस पर जू अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। लिंग त्यान उससे कहता है कि तुमने मेरी मदद की बल्कि तुमने चैन शुई की मदद की, हमारे सेक्ट की मदद की, इसलिए मैं तुम्ही पर छोड़ता हूँ। तुम ही बताओ कि तुम्हें कौन सा इनाम चाहिए, जो भी चाहिए बता दो मैं तुम्हें दूंगा। जू अब काफ़ी हैरान हो गया था क्योंकि उसे पहले तो लग रहा था कि उसका मास्टर शायद उसे धोखा दे रहे हैं, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि उसके मास्टर सच में उसे इनाम देना चाहते हैं और वो इस सोच में पड़ गया था कि उसे कौन सा इनाम चाहिए। वो वहाँ पर चुप करके खड़ा ही हुआ था कि लिंग त्यान फिर उसे कहता है कि अब बता भी दो कि तुम्हें क्या चीज़ चाहिए। तो जू आगे से ये कहता है कि मुझसे आज गलती हो गई थी तो मुझे इसके लिए रिवार्ड नहीं चाहिए बल्कि मुझे एक और चांस चाहिए ताकि मैं आपकी नज़रों में अपनी इमेज को और अच्छी बना सकूं। तो लिंग त्यान उसकी बातें सुनने के साथ ये कहता है कि लगता है कि ये मुझसे डरता है, मुझे नहीं लगा था कि ये मुझे ऐसा जवाब देगा। शायद इसे ऐसा लग रहा है कि इसने मुझसे कुछ मांग लिया तो उसके बदले में मैं इसके ऊपर लाइटनिंग को से ट्राई करूँगा। लिंग त्यान उससे ये कहता है कि तुमने जो भी गलतियाँ की उसके बारे में यहाँ पर अभी फ़िलहाल बात नहीं करना चाहता। मैंने तुम्हें कहा है कि तुम्हें कौन सा रिवार्ड चाहिए, तुम बताओ मैं तुम्हें वो दूंगा। जू अपने सर पर हाथ रखकर अजीब सा फेस बनाकर कहता है कि क्या सच में आज इनाम देंगे। तो लिंग त्यान कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने ही अल्फाज से आगे चला जाऊँगा, मैंने तुमसे ज़बान दी है ना। थोड़ी देर सोचने के बाद ही फिर जू लिंग त्यान को ये बताता है कि मुझे आपका फिनिक्स चाहिए, लेकिन उसे ऐसा भी लगा था कि शायद ये उसने ज़्यादा मांग लिया। तो वो उन्हें कहता है कि मुझे सिर्फ एक ही राइड चाहिए, मैं चाहता हूँ कि डिवाइन फिनिक्स में एक बार मैं सवार हो सकूँ। इतना सुनने के साथ ही लिंग त्यान अपने माथे पर हाथ रख कर ये कहता है कि शुक्र है कि इसने सिर्फ एक ही बार के लिए फिनिक्स मांगा, वरना मैं तो इसके ऊपर फिर लाइटनिंग की मदद से स्ट्राइक करने वाला था।
फिर लिंग त्यान अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसे ये कहता है कि मैंने उस फिनिक्स को यहाँ पर समन कर लिया है और आज के दिन वो तुम्हारी है, तुम उसे जहाँ कहीं लेकर जाना चाहो तुम उसे लेकर जा सकते हो। जो मास्टर की अब एक और बात नहीं सुनता और जल्दी से वहाँ से बाहर भाग जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा फिनिक्स पर जा सके और उसकी सवारी कर सके। उसके जाते साथ ही लिंग त्यान काफ़ी गुस्से में था और ये कहता है कि मैंने इसे फिनिक्स से सवारी करवाने का मौका दिया, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी लॉयल्टी ज़रा बराबर भी इनक्रीज ना की। कि तभी उसे फिर एक और स्क्रीन शॉट दिया जिसमें उसको ये बताया गया था कि सपाई को युवान सेक्ट में भेजने की वजह से उसे 200 पॉइंट्स मिले हैं और उसे बाकी साइड मिशन ट्रिगर के बारे में बताया गया था कि वो जिस जगह पर इंफॉर्मेशन इकट्ठे करने के लिए अपने अपने सपाइस को भेजेगा तो उसकी मदद से उसे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं। और इतना देखते साथ ही चैन यही कहने लग गया था कि लगता है कि जवान लोग सच में मेरे साथ लॉयल है और मेरे ख्याल में और भी काफ़ी सारे मिशन हैं जिसे कंप्लीट करके मैं पॉइंट्स हासिल कर सकता हूँ। वो इसी के बारे में बैठा हुआ सोच ही रहा था कि तभी फिर उसे स्क्रीन पर ये शो होता है कि बिट्रियर को जहाँ पर डिटेक्ट कर दिया गया है। अगर आप उसे पनिश करना चाहें तो आप उसे पनिश कर सकते हैं, वो भी जजमेंट आई का इस्तेमाल करके। गू का नाम सुनने के साथ ही थोड़ा सा लिंग त्यान हैरान हो गया था और ये कहने लग जाता है कि आखिर गू वैन याओ यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और अगर मेरी जजमेंट आई ने अंदाज़ा लगा लिया था कि गू वैन याओ यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि वो यहीं कहीं माउंट जुई किंग में होगा, जिसकी मदद से मैं उसका आसानी से पता लगा पा रहा हूँ। और वैसे भी ये मेरे लिए शर्म की बात है क्योंकि जजमेंट आई का इस्तेमाल करके भी मैं उसकी पिन पॉइंट लोकेशन का पता नहीं लगा पा रहा। लगता है कि मुझे उस जगह पर जाकर उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करना होगा। वो इसी के बारे में बातें कर रहा था कि तभी फिर उसे एक और स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर ये लिखा गया था कि बिट्रेयर शैन वैंग भी यहाँ पर आया हुआ है और इसके साथ साथ बिट्रेयर मू म्यावली भी यहाँ पर आई हुई है। इतना ही नहीं बल्कि बिट्रेयर जैंग गुहान भी वहाँ पर डिटेक्ट हो चुका था और उसके बारे में भी यही कहा गया था कि उनको भी क्या जजमेंट आई का इस्तेमाल करके पनिश करना है। अब उसके सारे बिट्रेयर रिसिपर्स वहाँ पर आ चुके थे। इन सभी को देखने के साथ ही लिंग त्यान काफ़ी गुस्से में आ गया था और ये कहता है कि अगर मैंने आज तुम सभी को आज ना हद से मिटाया या तुम्हें अच्छे खासे पिटाई ना की तो फिर मेरा नाम भी डेमोनिक एंसेस्टर नहीं। और दूसरी तरफ हम जू को देखते हैं जो कि फिनिक्स की सवारी कर रहा था और ये कहता है कि ये फिनिक्स तो काफ़ी तेज़ है, मैं तो थोड़ी ही देर में कहाँ से कहाँ पहुँच गया, इसकी सवारी करके तो मुझे अच्छा मज़ा आ रहा है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि ये एक हेवनली बीस्ट है तो इसके लिए हेवन से यहाँ पर आना काफ़ी मुश्किल काम रहा होगा, लेकिन पता नहीं मास्टर इसे यहाँ पर कैसे लेकर आ गया। उसकी ये बात बीस्ट सुन लेता है तो और फिनिक्स तेज़ी से आगे सफ़र करने लग गई थी जिसकी वजह से रू की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और वो उसके बालों को पकड़ लेता है। वो चिल्लाता रहता है कि तुम स्लो हो जाओ, लेकिन वो फिनिक्स थी कि स्लो होने का नाम ही नहीं ले रही थी। इस सब की वजह से जू की हालत और भी ज़्यादा ख़राब होती रहती है। लेकिन इन द एंड जैसे ही फिनिक्स ज़मीन पर उतरती है उसी के साथ ही जू आराम की सांस लेता है और कहता है कि फाइनली मैंने इसे रोक लिया और मैं बच गया। लेकिन साइड पर देखने पर उसे वो जगह जानी पहचानी सी लग रही थी और वो इसी के बारे में बात करता है कि ये जगह जानी पहचानी क्यों है, क्योंकि उस वहाँ पर उसका मास्टर लिंग त्यान आया खड़ा था। उसे देखते साथ ही कहता है कि क्या मास्टर यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो मास्टर फिर आगे बढ़कर उसी के फिनिक्स के ऊपर सवार हो जाते हैं और उसे ये कहता है कि चलो, और इसी के साथ वो फिनिक्स हवा में उड़ने लग जाती है। वो भी अब फिनिक्स के ऊपर ही बैठा हुआ था और ये कहने लग जाता है कि आखिर मास्टर यहाँ पर इतने जल्दी क्या करने के लिए, क्या उसे मेरे बारे में पता चल गया। लिंग त्यान से ये कहता है कि तुम्हारे ब्रदर गू के बारे में पता लगाना है तो हम उसके बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। जिस पर जू ये कहता है कि आपका कहना क्या मतलब मास्टर। जिस पर लिंग त्यान ये कहता है कि वो यहाँ पर आ रहा है तो जू हैरान से कहता है आपका कहना क्या मतलब, क्या आर्डस मास्टर यहाँ डेजोलेट माउंटेन में आ चुका है। तो आगे से लिंग त्यान अजीब सी शक्ल बनाकर उसे ये कहता है कि क्या यही वो एग्जैक्टली प्लान नहीं है जो तुमने बनाया था ताकि वो यहाँ पर आ सके। जू के तो अब होश ही उड़ गए थे और वो हैरानी से ये कहता है कि आपका मतलब क्या कि मैंने उन्हें यहाँ पर बुलाया। उसका मास्टर लिंग त्यान उसे ये भी बताता है कि ये तो अभी कुछ ही मैंने तुम्हें नहीं बताया, बल्कि इसके साथ साथ तुम्हारा एल्डेस्ट ब्रदर भी आ रहा है, तुम्हारा 4 सीनियर ब्रदर जुआंग आ रहा है, 5th सीनियर सिस्टर मू म्यावली भी यहाँ पर आ रही है। लिंग त्यान जब इन सभी का नाम बताता है तो ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आ रहे हैं और किसके कहने पर आ रहे हैं। जू ने ये बताता है कि मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा आइडिया है मुझे लगता है कि मास्टर वो आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। लिंग त्यान कहता है अगर वो मेरे लिए नहीं आ रहे तो फिर किसके लिए आ रहे हैं। जू कहता है लिंग त्यान मास्टर लगता है कि वो यहाँ पर मेरे लिए आ रहे हैं। मास्टर लिंग त्यान कहता है कि क्या तुम्हारे लिए। जू कहता है कि उनने मेरी न्यूज़ सुन ली होगी, उन्हें पता चल गया होगा कि मैं डेजोलेट माउंटेन में वापस आ चुका हूँ और अपने पिछले मास्टर के साथ वापस काम कर रहा हूँ, तो इसलिए वो लोग मेरे लिए अपने पास बुलाएंगे और इसकी क्लैरिफिकेशन मांगेंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया।
लिंग त्यांजू की ये सारी बातें सुनने के साथ उसे कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम्हारी वैसे भी ये बातें यकीन करने के काबिल हैं। तो जू कहता है कि मास्टर आपका बहुत शुक्रिया कि आपको मुझ पर यकीन है। फिर जू अपने मास्टर को ये भी बताता है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, तो उन्हें नहीं पता कि मास्टर आप भी यहाँ पर हैं, या आपको उनको पता है कि वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें मिलकर एक प्लान बनाना होगा और इसी प्लान के तहत उन्हें कैप्चर करना होगा। लिंग त्यान जू की ये बात सुनने के साथ कहता है कि ये लड़का बिल्कुल भी आम लड़का नहीं है, जैसा मैंने सोचा था ये भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही सोच रहा है। और मास्टर लिंग त्यान फिर जू को ये कहता है कि उन तीनों को एक साथ ही पकड़ना तो मेरे लिए भी मुश्किल काम होगा, तो हमें एक प्लान बनाना होगा। और ऊपर से जो तुम्हारे ब्रदर और सिस्टर्स हैं वो बिल्कुल स्टूपिड नहीं है, तो उनके पास भी हमारे लिए कोई ना कोई प्लान ज़रूर होगा। और तुम्हारी ओपिनियन के मुताबिक इनमें से वीक कौन सा है और हम इनमें से पहले किसको पकड़ें? फोर्थ ब्रदर जुआंग को पहले पकड़ा जाए या फिर फिफ्थ सिस्टर मुंह मियाओली को पकड़ा जाए? ये मशवरा उन्हें जू ने दिया था। तो लिंगटन कहता है कि तुम इनके बारे में क्यों बात कर रहे हो, आखिर हम पहले इनमें से किसी एक को क्यों पकड़ें? तो आगे से जू ये बताने लग गया था कि जो हमारा फोर्थ ब्रदर जुआंग है वो मोस्ट विस्कस है, उसके पास पॉइजनिंग पावर है और इसी पावर का इस्तेमाल करके वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम इसे पकड़ लेते हैं तो इससे हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। और सिस्टर म्यावली के बारे में तो ना ही पूछने तो अच्छा है, वैसे भी अब वो हेवनली पनिशमेंट पैलेस में रहती है। अब उसके ताल्लुकात भी काफ़ी बढ़ चुके हैं और उसके कॉन्टैक्ट भी हर जगह पर फैले हुए हैं, तो उससे भी नुकसान पहुंचाना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। वैसे भी यहाँ पर जितनी भी वार्स हुई हैं उनके पीछे हेवनली पनिशमेंट पैलेस का ज़रूर हाथ रहा है, और उसका ताल्लुक उनके साथ है, तो उसका मतलब है कि इसके पीछे सिस्टर म्याऊ का भी हाथ होगा। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो फ्यूचर काफ़ी ख़तरे में होगा। और अगर हम इनमें से किसी को भी हराने में कामयाब हो जाते हैं, जो कि गोस्ट गार्ड बनाने में काफ़ी मदद दे रहे हैं, तो इससे गोस्ट गार्ड का फ्यूचर ख़तरे में आ जाएगा और हमारा नाम रोशन हो जाएगा। उनकी ये सारी बातें सुनने के साथ मास्टर लिंग त्यान से कहते हैं कि वेल मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुआ कि तुमने इसके बारे में अच्छे से प्लान बना कर रखा हुआ है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारा प्लान क्या है, तुम इनके बारे में क्या करना चाहते हो? तो जू यही बताने लग जाता है कि सिस्टर म्यावली और फोर्थ ब्रदर हुआन को आप ही संभालिए, जहाँ तक बात रही एल्डेथ ब्रदर की तो उससे मैं संभाल लूँगा। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है मास्टर? लिंग त्यान मान ही मन में काफ़ी गुस्से में ये कहता है कि जो सबसे मुश्किल तरीन बंदे थे उसने ये मेरे ज़िम्मे लगा दिए, और जो इनमें से हल्का बंदा था उससे खुद रख लिया। और बस इतना कहते साथ ही जू फिर अपनी सवार पर सवार होकर वहाँ से नीचे आ जाता है और मास्टर को ये कहता है कि मैं जाकर सिचुएशन को चेक करता हूँ, अगर कोई सिचुएशन खतरे वाली हुई तो आप मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच जाइएगा। नीचे आने के बाद जू एक दरख्त पर आराम से बैठा हुआ हम सभी का वेट कर रहा था। वो थोड़ी देर के लिए भी सो भी जाता है कि तभी उसे ऐसा लगता है कि वहाँ पर कोई आ चुका है, और जो बंदा वहाँ पर आया था वो कोई और नहीं बल्कि फोर्थ ब्रदर ही था। जू जैसे फोर्थ ब्रदर को देखता है इसी के साथ ही खुश होते हुए तो ये कहता है कि काफ़ी दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है फोर्थ ब्रदर। तो आगे से फोर्थ ब्रदर ने अजीब सा फेस बनाया हुआ था और वो जू को ये कहता है कि मैं तुमसे यहाँ पर सिर्फ 2 सवाल पूछने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम उनके सही सही जवाब दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो जू आगे से हंसते हुए फोर्थ ब्रदर को ये कहने लग जाता है कि तुम्हारा फेस वैसे का वैसे ही है। हाँ बताओ क्या बात है, कौन सा सवाल तुम पूछने के लिए यहाँ पर आए हो? लेकिन हाँ तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ये दुनिया अब काफ़ी चेंज हो चुकी है, वैसे की वैसे नहीं है जैसे तुम समझ रहे हो। वो इसके बारे में बातें कर ही रहा था कि तभी एक स्नेक आकर उसके गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है, और वो जो ऊपर दरख्त की झाड़ी पे बैठा हुआ तो नीचे गिर जाता है और उसकी वजह से उसे चोट भी लग जाती है। और ये अटैक किसी और ने नहीं बल्कि सिस्टर म्याओ ने उसके ऊपर करवाया था, और ये कहने लग जाते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं आए, बल्कि हमें जो जवाब चाहिए वो जवाब हमें दो। और अपनी सिस्टर को देखने साथ ये कहता है कि तुमसे भी काफ़ी वक्त हो गया मिले हुए फिफ्थ सिस्टर, तुम तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही हो। कि इतने में वहाँ पर एल्डेथ ब्रदर अपनी सवार लेकर उसके फेस के आगे रख देता है और कहता है कि अगर एक और लफ्ज़ कहा तो इसी के साथ ही मैं तुम्हारी गर्दन तुम्हारे तन से जुदा कर दूँगा। और दूसरी तरफ हम लिंग त्यान को देखते हैं जो कि अभी भी अपने सिस्टम को चेक कर रहा था। वहाँ पर उसे एक मिलियनल ड्रैगन एक एंटीडोट मिला था जो कि एक स्पेशल हेवन ग्रेड था, और उसे ख़रीदने के लिए उसे 1200 पॉइंट्स चाहिए थे। और फिर उसे बनाने के बारे में वही बताया गया था कि इसे ब्लड ऑफ ड्रैगन से लिया गया था, फिर उसे पॉइजन ऑफ द वर्ल्ड के साथ मिक्स किया गया था। प्योर फ्लेम के अंदर 81 दिनों के लिए उसे फ्लेम किया गया था और मॉइस्चराइज्ड विद रेन वाटर फॉर 100 डेज के लिए रखा गया था। ये एक पॉइजन का एंटीडोट था, और लिंग त्यान जानता था कि फोर्स के पास जो पॉइजन है वो दुनिया में अच्छा खासा नामी ग्रामी पॉइजन है, तो उसका भी तो मुकाबला करने के लिए उसे एक एंटीडोट चाहिए था। तो इसके लिए लिंग त्यान और ज़्यादा नहीं सोचता और उस पॉइजन के एंटीडोट को ख़रीद लेता है। वो एक एंटीडोट 1200 पॉइंट्स का था और दोनों के दोनों मिलाकर 2400 पॉइंट्स के बन जाते थे।
जैसे ही उसने इन्हें खरीदने के लिए 2400 पॉइंट्स का यूज़ किया, इसी के साथ ही उसकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। वो काफ़ी गुस्से में आया हुआ था क्योंकि ये काफ़ी चीज़ें महंगी मिल रही थीं। अब उसे खरीदने के साथ जैसे वो नीचे की तरफ देखता है तो वहाँ पर जुआंग आया हुआ था और जुआंग उससे एक ही सवाल पूछ रहा था कि क्या सच में तुम शुआनमिंग सेक्ट में वापस जा चुके हो। तो जू उसे ये कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं शुआनमिंग सेक्ट में वापस आ चुका हूँ। सिस्टर म्यावली उसे ये पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुम पहले ही भूल चुकी हो कि उस वक्त तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्या तुम्हें उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। तो आगे से जोन दोनों को यही जवाब देते हुए कहता है कि मैं इस दुनिया में काफ़ी घूमा फिरा हूँ, तो मैंने सोचा है कि मैं माउंट जुइकिंग वापस चला जाऊँ और अपने मास्टर के साथ रहूँ और उसके साथ कुछ वक्त गुजारूँ। एल्डस ब्रदर ये कहने लग जाता है कि इसके साथ बात करना हमारे लिए वेस्टेज है, तो हमें इससे और ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मुँह यहीं पर बंद कर देना चाहिए। हम यहाँ पर आ ही चुके हैं, ये हमारे पास मौजूद है, तो क्यों ना हम इसे यहीं पर मार दें और इसका किस्सा यहीं पर ख़त्म कर दें। वो तीनों मिलकर उसे ट्रेटर का टैग दे चुके थे। तो जू ये कहता है कि ऐ बुद्धू लोगों, तुम जो यहाँ पर आए हो तुम्हारे दिमाग का थोड़ा सा भी हिस्सा यूज़ कर लो, तुम मुझे नहीं मार सकते। एल्डस ब्रदर को यह सुनकर काफ़ी गुस्सा आ गया था और वो अपनी सवार ऊपर हवा में लहराते हुए उसमें दे मारता है और सवार मारने से पहले से ये भी कह रहा था कि अब तुम मारे जाओगे तो मैं देखता हूँ कि तुम अपनी ज़बान कैसे चलाते हो। अब तुम मरने ही वाले हो तो तुम्हारी ये जर्नी अच्छे से गुजरे एट ब्रदर। लेकिन जैसे ही अपनी सवार ज़मीन पर दे मारता है ताकि उसकी गर्दन को उसके सर से जुदा कर सके, तो उसी के साथ ही देखता है कि जू वहाँ से गायब हो चुका है और ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो गया था। कि पीछे खड़ा हुआ जू मुस्कुराने लग जाता और कहता है कि ये नाइस टेल ऑफ स्पिरिचुअल मिरेज ब्लेड था, जो कि एक बबल मिरेज था। और साइड से आता हुआ ये कहने लग जाता है कि हम ब्रदर्स काफ़ी सालों तक एक साथ रहे हैं, तो मैंने भी अपने रिलेशनशिप को सीरियसली लिया था, आप लोग तो इसे मजाक मजाक में रखते थे। तो वो तीनों से ये कहने लग जाते हैं कि हम यहाँ पर तुम्हारे साथ कोई गेम खेलने के लिए नहीं है, तुम्हें पता है ना कि हम तीन हैं, तो हम तीन तुम्हारे साथ फाइट करेंगे तो तुम हम तीनों का मुकाबला नहीं कर सकोगे। तो आगे से जो उन तीनों को ये कहने लग जाता है कि मैंने इसके बारे में प्लान बनाया था कि तुम तीनों को सच्चाई के बारे में बता दूं, लेकिन तुम तीनों सच्चाई सोचने के बारे में ही नहीं हो, ना ही तुम उसके बारे में कोई और बात सुनना चाहते हो, उसके बजाय तुमने मुझे मारने का डिसाइड कर लिया। कि तभी सिस्टर म्यावली आगे बढ़ दिया, उसे कहने लग जाती है कि हमें तुम्हारा खाली लेटर मिला था जिसमें तुमने कहा था कि हम लोग जूल एंड ब्रांच में ना आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर रुक कर मास्टर को मारने का प्लान बना रहे थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बल्कि अब तो ऐसा फील हो रहा है कि तुम यहाँ पर हमें मारने का प्लान बना रहे थे। बस हमें इतनी सी बात बता दो कि आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम किसके बारे में प्लान बना रहे हो। जो ने ये बताने लग गया था कि असल में मेरा प्लान ये था कि वो आगे की बात कंप्लीट करता, कि पीछे से मास्टर लिंकन आ जाता और कहता कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि इसका प्लान क्या था। इसका प्लान ये था कि इसने मुझे यहाँ पर बुलाया ताकि मैं यहाँ पर आकर तुम तीनों से बात कर सकूँ। मास्टर लिंकन को देखने के साथ ही उन तीनों के होश उड़ गए थे, उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि मास्टर लिंकन उनके सामने खड़ा हुआ है। और मास्टर लिंकन उन तीनों के चेहरे देखने के साथ उन तीनों को ये कहता है कि क्या सच में तुम तीनों इतने ही डरे हुए हो जितना कि मैं सोच रहा हूँ। और जहाँ तक मेरी याददाश्त है तुम तीनों यहाँ पर माउंट जुइकिंग आ चुके हो, क्या मैं सही कह रहा हूँ। और वहाँ पर खड़ा हुआ फिफ्थ ब्रदर ये कहता है कि जैसा कि मैंने मास्टर के पेरेंट्स के बारे में लोगों के रूमर सुने थे वो बिल्कुल ठीक थे, इनके पास रिवर्सल तकनीक आ चुकी है। वहाँ पर एल्डस ब्रदर के पसीने छूट गए थे और इसके बारे में सिस्टर म्यावली ने पता लगा लिया था और वो यही कहती है कि आपको क्या हुआ ब्रदर। तो एल्डस ब्रदर ये कहता है कि नहीं नहीं, मुझे ऐसा कुछ खास भी फील नहीं हो पा रहा, लेकिन मुझे काफ़ी ठंड लग रही है, वो भी इतने जल्दी। वो काफ़ी डरा हुआ था, ये कहने लग जाता कि ये तो बहुत बुरा हुआ कि मास्टर लिंगतियान को मेरे बारे में पता चल गया, अब मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। मास्टर लिंगतियान एल्डस ब्रदर के पास आकर से कहते हैं कि हे गू, तुमसे दोबारा मुलाकात हो ही गई। वैसे तुम्हें याद है ना कि आखिरी बार मैंने तुम्हें कौन सा गिफ्ट दिया था। फिफ्थ ब्रदर ये सुनने के साथ ही मन ही मन में ये कहता है कि आखिर ब्रदर गू को कौन सा गिफ्ट मिला जिसके बारे में हम नहीं जानते। ब्रदर गो बाकी लोगों को यही कहता है कि मुझे एक काम याद आ गया है, तो मुझे जाकर वो काम करना होगा, मुझे घर जाकर लकड़ियों को काटना है, तो इसके लिए मुझे फ़िलहाल माफ़ कर देना और मैं दोबारा आपसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। इतना कहते साथ ही वो जल्द से जल्द वहाँ से भाग गया था और फिफ्थ सिस्टर म्यावली और फोर्थ ब्रदर वहाँ पर खड़े उसे भागता हुआ देखने लग जाते हैं। लेकिन फोर्थ ब्रदर के मन में ये बात भी चल रही थी कि ऐसा लग रहा है कि लिंगतियान ऊपर से तो बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन अंदर अभी भी इसकी कोर एवरेज ही है, इसकी स्ट्रेंथ वीक है, तो इसलिए मैं इसे आराम से हरा सकता हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा बड़ा भाई गू यहाँ से डर के मारे भाग गया, तो ज़रूर उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से वो काफ़ी डरा हुआ था। और मास्टर लिंगतियान फिर उन दोनों को भी देखकर ये कहता है कि तुम दोनों क्या यहाँ से नहीं भागोगे या फिर यहाँ पर होकर मेरा मुकाबला करोगे।
फिफ्थ सिस्टर मियावली ये कहती है कि ब्रदर तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए या फिर रुक कर यहाँ पर इनका मुकाबला करना चाहिए। तो फोर्थ ब्रदर आके बढ़कर ये कहता है कि मास्टर लिंग तियान मेरी बात सुनो, मैंने सुना कि तुमने अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर लिया है। तो जू भी आगे से ये कहता है कि ऑफ कोर्स तुम सही कह रहे हो, वरना ब्रदर के पास और कौन सी रीज़न होती कि मैं इसके पास आ जाता, और ब्रदर गू भी तो यहाँ से जल्द भाग गया था। तो तुम दोनों के पास भी चांस है, तुम दोनों भी मौके का फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग जाओ, वरना तुम दोनों के लिए यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। वैसे भी मास्टर अच्छे मूड में नहीं है। तो उसकी ये बातें सुनने के साथ ही फोर्थ ब्रदर काफ़ी खुश हो गया था और कहता है कि ठीक है फिर, लेकिन जो मेरी स्ट्रेंथ है ना, अगर मास्टर यहाँ पर प्राइम में भी होते ना, फिर भी मेरी स्ट्रेंथ उन्हें क्रॉस कर चुकी है, तो इसलिए मैं उन्हें आराम से हरा सकता हूँ, वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तो लिंग तियान उसकी ये बातें सुनने के साथ कहता है कि क्या मेरी जो प्राइम पावर थी तुम उसे भी क्रॉस कर चुके हो, भला ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। लिंग तियान फिर गुस्से में आकर अपनी पावर को बाहर निकाल लेता है और ये कहता है कि फोर्थ ब्रदर लगता है कि तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि मेरे पास कौन सी स्ट्रेंथ है और तुम्हारे पास कौन सी स्ट्रेंथ है और हमारी स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस है। तो फोर्थ डिसिपल ये कहता है तो ठीक है फिर इसी बात का अंदाज़ा लगा ही लेते हैं, हम दोनों आपस में फ़ाइट करेंगे और फिर पता चल जाएगा कि हम दोनों में से कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। बस इतना कहते साथ सिस्टर मियावली और वो खुद ही मास्टर लिंग तियान पर अटैक करने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो मास्टर लिंग तियान भी अपनी सवार हाथ में पकड़ कर उन दोनों का मुकाबला करने के लिए तैयार खड़ा हुआ था और अपने मन में ये कहता है कि ये दोनों एक ही वक्त में मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए और अपनी डोमेन को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेना चाहिए। लेकिन वो दोनों ही मास्टर लिंग तियान को इग्नोर करके पीछे खड़े हुए जू की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो जू हैरान से ये कहता है कि तुम दोनों मेरी तरफ क्यों आ रहे हो। तो मास्टर लिंग तियान ये देखने के साथ ये कहता है कि लगता है कि इन दोनों ने मेरी एबिलिटी के बारे में पता लगा लिया, ये पहले जू को मारना चाहते हैं ताकि मैं पीछे अकेला रह जाऊँ तो ये दोनों आराम से मुझे मार सकें। और वैसे भी ये इतना भी बुरा नहीं है, मुझे भी इससे पता चल जाएगा कि जू कितना पावरफुल है और मुझे उसकी असली एबिलिटीज़ के बारे में यहाँ पर मालूम हो जाएगा। जू चलाते हुए कहता है फोर्थ ब्रदर तुम ऑलरेडी पॉइजन तकनीक के मास्टर बन चुके हो, तो फिर यहाँ पर क्या करने के लिए आ गए, तुम्हें हमारे मास्टर से क्या चाहिए। मास्टर लिंग तियान जू की ये बातें सुनने के साथ ये कहता है कि लगता है कि ये बच्चा तो मुझे मरवा कर ही रहेगा। तो और वही फोर्थ ब्रदर जो कि अपनी पॉइजन तकनीक का इस्तेमाल करके जू को नुकसान पहुंचाने वाला था, तो वो जू को ये कहता है कि ये इसलिए कि ये तकनीक तुम पर काफ़ी सूट करेगी। जू जो कि ऑलरेडी काफ़ी डरा हुआ था, हम दोनों को ये कहता है कि अगर तुम दोनों को खुद पर इतना यकीन है तो फिर एक एक करके आकर मेरे साथ लड़ाई करो ना, तुम दोनों इकट्ठे आकर मेरे ऊपर क्यों अटैक करना चाहते हो। तो सिस्टर मियावली उसकी ये बात सुनने के साथ कहती है कि ठीक है जैसे ही तुम्हारी विश, मैं अकेले तुम पर अटैक करने के लिए आऊँगी। वो जैसे उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है तो ये देखते साथ ही जू फिर अपनी 10th फॉर्म ऑफ ब्लेड का यूज़ करता है ताकि उसके अटैक को रोक सके। दोनों की पावर आपस में टकराती हैं तो वहाँ पर एक ज़ोरदार एनर्जी रिलीज़ होती है और दूर खड़ा हुआ मास्टर लिंग तियान भी उस एनर्जी के बारे में अच्छे से फील कर पा रहा था और ये कहता है कि सच में ये एनर्जी तो काफ़ी पावरफुल है। जबकि सिस्टर मियावली के मन में भी ये बात चल रही थी, वो भी ये कह रही थी कि मेरे जो अपोनेंट के पास स्पिरिचुअल एनर्जी है, जितनी मेरे पास स्पिरिचुअल एनर्जी है उसके पास उतनी ही है। और जो मन में ये कह रहा था कि जिसकी एनर्जी पहले डिप्लेट हो गई उसी के साथ ही उसकी मौत पक्की है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी एनर्जी को इसी तरह यहाँ पर होल्ड करके रखना होगा वरना मैं मारा जा सकता हूँ। और फिर सिस्टर मियावली भी ये कहने लग जाती है कि एट ब्रदर तुम्हारे बारे में र्यूमर्स है कि तुम अपनी कल्टीवेशन लेवल को आगे नहीं बढ़ा पाए, लगता है कि वो सारे के सारे र्यूमर्स गलत थे, तुम तो अपनी स्ट्रेंथ को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ कर चुके हो। तो आगे से जू कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, वो सारे के सारे र्यूमर्स गलत थे और ऑब्वियसली होने ही थे क्योंकि तुम मेरी स्ट्रेंथ देख ही पा रही हो। फिर सिस्टर मियावली खुश हो तो उसे कहती है लेकिन ये पीटी की बात है कि तुम इस वक्त मुझसे जीत नहीं सकते। और मास्टर लिंग तियान भी ये देख रहे थे और वो भी इसी के बारे में बात करने लग जाते हैं कि जू की एनर्जी अब डिप्लेट होना शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि जू के पास अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा और वक्त के साथ साथ उसकी एनर्जी डिस्पर्स होना शुरू हो जाती है। और इसी की बात का फ़ायदा उठाते हुए फिर सिस्टर मियावली काफ़ी खुश हो गई, तो ये कहते हैं कि अब तो तुम्हारा काम ख़त्म जू, और लगता है कि अब हमारी आखिरी गुड बाय कहने का वक्त आ चुका है। और जू भी ये देखकर काफ़ी हैरान हो गया था और वहीं पर दूर खड़ा हुआ मास्टर लिंग तियान ये देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है और कहता है कि जू शिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी तो टोटली डिसअपेयर हो गई, भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और एनर्जी के साथ साथ वो खुद भी वहाँ से डिसअपेयर हो गया था। और सिस्टर मियावली से ये कहती है कि तुम एक बिट्रेयर थे, इसलिए तुम्हारा अंजाम यही होना था और मैंने जो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक किया उसके लिए मुझे कभी भी ब्लेम मत करना क्योंकि इसका जिम्मेदार तुम खुद ही हो, तुमने हमें धोखा दिया था। वो इसके बारे में गड़ी हुई बातें कर ही रही थी कि तभी पीछे से एक सवार जाकर उसके सीने में लगती है। इससे फिफ्थ सिस्टर की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है
वो हैरानी से ये कहती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, ये सवार कहाँ से आ गई, मैंने तो जू को हरा दिया था। कि तभी पीछे से खड़ा हुआ जू उसे ये कहता है कि मुझे भी सबके लिए एक्यूज मत करना, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी अच्छा रवैया नहीं रखा और मैंने तुम्हें इस तरह मार दिया। और वैसे भी अब ये लाइन मेरी है, तो ये लाइन मैं तुमसे कहूँगा। तो इस पर आगे से सिर्फ सिस्टर नीचे बैठ जाती है। उसे ये कहने लग जाता है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी तो डिसअपेयर हो चुकी थी ना, भला ये कैसे मुमकिन हुआ। तो जू से ये बताने लग जाता है कि मैंने यहाँ पर हजूरा ओशन स्पिरिट क्रेन की आर्ट का इस्तेमाल किया था और इसकी मदद से ही मैंने अपनी एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र कर दिया था। और इसके बाद ही जो मेरे पास सारी के सारी स्पिरिचुअल एनर्जी थी उससे मैंने मोमेंटरीली हार्ड कर दिया था और अब मैंने उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके तुम्हारे ऊपर पीछे से अटैक किया। और मास्टर लिंग ये सब कुछ देखने के साथ ये कहने लग जाते हैं कि आखिर इस ब्राइड के पास और कितनी तकनीक्स मौजूद हैं, क्योंकि इसी तकनीक का इस्तेमाल किया कि मुझे भी इसकी एनर्जी के बारे में नहीं पता था कि ये कहाँ डिसअपेयर हो गई। अब सिस्टर मूली की हालत देखने के साथ ही वहाँ पर फोर्थ ब्रदर के भी होश उड़ गए थे और वो उसे देखकर काफ़ी हैरान था। और नीचे पड़ी हुई सिस्टर म्याऊ से ये कहती है कि मेरा भी आप इनसे बदला लीजिएगा। और वहाँ पर खड़ा हुआ फिर फोर्थ ब्रदर ये कहने लग जाता है कि सीनियर सिस्टर के कल्टीवेशन लेवल तो मिडल स्टेज ऑफ इमॉर्टल गॉड रेहम था ना, भला ये कैसे मुमकिन हुआ कि ये जू की श्योंगी की ब्लो को बिल्कुल भी रोक ना पाई और खुद ही मार गई। तो फोर्थ ब्रदर को अब एक बात तो मालूम हो गई थी कि उसके साथ धोखा हो चुका है। वो वहाँ से भागने लग गया था और ये कहने लग जाता है कि मुझे इसके बारे में पहले ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि ये तो एक प्लान है और ये प्लान किसी और ने नहीं बल्कि जू और उसकी डिसिपल ने बनाया था। वो जो जहाँ पर फिफ्थ सिस्टर थी वो असल में फिफ्थ सिस्टर नहीं बल्कि जू की डिसिपल थी। और वहाँ से भागते हुए वो उसकी कहने लग जाता है कि नेक्स्ट टाइम कोशिश करना कि तुम मेरे हाथों मत लगो, क्योंकि अगर तुम मेरे हाथों लग गए तो फिर मैं अपने फर्नेस का इस्तेमाल करके तुम्हें राख बना दूंगा। वो वहाँ से भाग ही रहा था कि तभी आगे से मास्टर लिंगतान आ जाता और कहता है कि ये जगह कोई आम जगह नहीं बल्कि एक डेजोलेट माउंटेन है। तुम्हें क्या लगता है कि कोई भी यहाँ पर आराम से आ सकता है और कोई भी यहाँ से वापस आराम से जा सकता है? ऐसा यहाँ पर मुमकिन ही नहीं है। तुम यहाँ पर आ चुके हो तो तुम्हारे लिए जाना मुश्किल होगा। और अपनी इतनी स्पीड दिखने के साथ ही फोर्थ ब्रदर के और भी ज़्यादा होश उड़ जाते हैं और वो ये कहता है कि लिंगतान के पास ऐसी स्पीड कहाँ से आ गई। जहाँ तक मुझे पता है इसके पास तो स्पिरिचुअल पावर काफ़ी कम है और इसका दान त्यान भी सिर्फ मार्शल जनरल लेवल तक है। कहीं ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि इसने अपनी असली एनर्जी को हम तो छुपा कर रखा हुआ है और हमें मालूम ही नहीं कि ये कितना पावरफुल है और इसी बात का फ़ायदा उठाकर ये हमें मारता आ रहा है। और वैसे भी अभी इसने इस मूव का इस्तेमाल किया, ये मूव मैंने पहले कभी नहीं देखी कि हमारे मास्टर ने ऐसी मूव का कभी भी इस्तेमाल किया हो। और इसी के साथ ही वहाँ पर मास्टर लिंगतान भी अपनी एनर्जी को गैदर करना शुरू कर देता है ताकि वो अपने दुश्मन के दिल में और भी ज़्यादा नफरत और भी ज़्यादा डर पैदा कर सके। और मास्टर लिंगतान की इतनी पावरफुल एनर्जी को देखने के साथ ही फोर्थ ब्रदर के और भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है कि भला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ सकती है। वो इससे पहले कि और कोई ज़्यादा सोच सकता है तभी लिंगतान आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो ज़मीन पर जा गिरता है। ज़मीन पर कटा हो गया था और इस सब की वजह से फोर्थ ब्रदर की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उसे साइड पर भी स्क्रीन शो होने लग जाती है। उसके पास रिवर्सल काउंटर कार्ड ड्यूरेशन था जो कि 4 मिनट 30 सेकंड था। इतना टाइम काफ़ी था कि वो इस बंदे को आराम से मार सके। और फोर्थ ब्रदर जो फिर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है और ये कहने लग जाता है कि मुझे नहीं लगा था कि आप इतने पावरफुल होंगे, लेकिन असली मज़ा तो अब आएगा। और वो खुश होते हुए ये कहने लग जाता है कि मास्टर लिंगतान, आपको तो पता ही है कि मैं किसके बारे में फ़ेमस हूँ। मैं फ़ेमस हूँ पॉइज़न बनाने के बारे में और मुझे यकीन है कि आपके पास इसका एंटीडोट ज़रूर होगा जिस पॉइज़न का इस्तेमाल मैं आप पर करने वाला हूँ। मास्टर लिंगतान जब उसे इस हालत में देखता है तो काफ़ी गुस्से में आ गया था और ये कहता है कि ये तो एक बादशाह निकला और इसके पास इतनी एबिलिटी है कि इसने मेरी स्ट्राइक का आराम से मुकाबला कर लिया। और फोर्थ ब्रदर जो से ये कहता है कि अब तो महसूस करोगे कि मेरा कहर क्या होता है। और इतना कहते साथ ही वो अपने पॉइजन को वहाँ पर रिलीज़ करना शुरू कर देता है और वो पॉइजन जिस जगह से गुजर रहा था उस जगह को तबाह करता जा रहा था। और इसके साथ साथ वो ये भी बताने लग जाता है कि ये जो मेरा पॉइजन है ना, ये इनक्योरेबल है और ये मोस्ट विस्कस पॉइजन ऑफ द यूनिवर्स है, क्योंकि अगर तुम इसके कतरे के साथ भी कांटेक्ट कर लेते हो तो उसी के साथ ही तुम्हारी बॉडी यहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी और हड्डी तक ना मिलेगी और तुम्हारे पास भागने का वक्त भी नहीं है लिंगतान। और ये सारी बातें कहते साथ ही फोर्थ ब्रदर को काफ़ी खुश भी था। मास्टर लिंगतान जब उसकी इतनी ज़्यादा पावर देखता है तो देखने के साथ ही ये कहता है कि ये मेरे ख्याल में पीक ऑफ द मार्शल गॉड रियाम है। जुआन गुआन इतना स्ट्रॉन्ग बन गया, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था। और जुआन फिर ये बताने लग जाता है कि मास्टर अब आपको पता चलेगा कि पिछले के सालों में मैं कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, आपको मेरे कहर के बारे में पता चलेगा। और दूर खड़ा हुआ जो भी ये सब कुछ देख रहा था और ये कहता कि फोर्थ ब्रदर तो एक बादशाह निकला, मुझे नहीं पता था कि इसके पास इतनी स्ट्रेंथ है और इसने सारी के सारी स्ट्रेंथ को छुपा कर रखा हुआ था।
तभी उसके डिसिपल उसके पास आ जाते हैं। तो जो अपने डिसिपल को ये कहता है कि तुम जल्दी से शैन वैन और गो वैन यू के पास जाओ, उससे कहो कि हमारे प्लान में तब्दीली आ चुकी है, हम एक नया प्लान बनाएंगे, फिलहाल इस प्लान को कैंसिल कर दो। जिस पर जू की डिसिपल उससे ये कहती है कि ठीक है, जैसा आप कहें मेरे लॉर्ड। अभी भी उसने फिफ्थ सिस्टर म्याओ की शक्ल ली हुई थी। फिर थोड़ी देर में वो अपनी शक्ल को चेंज कर देती है और ये कहने लग जाती है कि अगर मास्टर लिंग को हमारे बारे में पता चल गया तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर तुम्हारी लाइफ तो खतरे में आ जाएगी मास्टर। तो इस पर जो अपनी डिसिपल को ये कहता है कि मेरे अपने खुद के प्लान हैं, तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं अपने प्लान के बारे में सोचूंगा। और फिर जो मन ही मन में ये कहने लग जाता है कि ये जुआंग तो बहुत बड़ी तोप निकला, मेरा जो भी प्लान बना हुआ था इसने सारे के सारे प्लान को यहीं पर ख़त्म कर दिया, इसने प्लान पर पानी फेर दिया। अब मैं बस इतनी उम्मीद कर सकता हूँ कि मास्टर लिंग ध्यान इसको अच्छे से मदद चखाएं और इसे मार दें या फिर हरा दें। और मैं चाहता हूँ कि मास्टर लिंग ध्यान आप इतना इजीली यहाँ पर मत मार जाएं, क्योंकि अगर आप मार गए तो फिर मेरा प्लान का क्या फ़ायदा। कि तभी वहाँ पर फोर ब्रदर जुआंग जैसे ही देखता है कि मास्टर लिंग ध्यान अभी तक जिंदा है, तो ये देखकर वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है। उसने वहाँ पर जितना भी पॉइजन रिलीज किया था ताकि लिंग ध्यान को उसे नुकसान पहुँचा सके, उसकी एक बूंद तक लिंग ध्यान तक नहीं पहुँचती। लिंग ध्यान के इर्द गिर्द एक शील्ड बनी हुई थी और शील्ड की वजह से वो पॉइजन लिंग ध्यान तक नहीं पहुँच सकता। और मास्टर लिंग ध्यान भी फिर मन ही मन में कहने लग जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है ये पहले से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। अंदर से वो भी काफ़ी डरा हुआ था और अंदर से डरे हुए लिंग ध्यान की ये आवाज़ आ रही थी कि शुक्र है कि मेरे पास एब्सोल्यूट डोमेन थी, अगर ये मेरे पास ना होती तो अब तक तो मैं डस्ट बन चुका होता। लेकिन जो मेरी एब्सोल्यूट डोमेन है इसकी वजह से मेरी काफ़ी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज़ हो चुकी है और अब मेरे पास काउंटर का ड्यूरेशन भी ख़त्म होने वाला है। उसके पास अब 17 सेकंड्स पहुँच चुके थे, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि ये 17 सेकंड्स उसके पास अटैक करने के लिए काफ़ी हैं। और इसके साथ साथ वो अपने लिए मिलीनियल ड्रैगन एक एंटीडोट पिल का भी इस्तेमाल करता है ताकि उस पर पॉइजन का कोई असर ना हो। अब उसके पास आखिरी चांस था, वो पिल को खा लेता और ये कहता है कि अब ये सब कुछ आखिरी बारी पर आ चुका है, मुझे इसी में उसका काम ख़त्म करना होगा। और इतने कहते साथ ही पिल को खाने के साथ ही वो उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लग जाता है, अपनी पावर को गैदर करता है और जैसे उस पर अटैक करता है और कहता है कि अब तुमसे हेल में मुलाकात होगी। तो उसे मालूम होता है कि वहाँ पर तो जुआंग का एक डमी बना हुआ था जिस पर उसने अटैक किया था, जुआंग अभी तक जिंदा था। ये देखकर मास्टर लिंग ध्यान को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कहता है कि ये तो एक फेक डमी है और उसके अंदर भी काफ़ी पॉइजन रखा गया था, अगर इस पॉइजन के साथ वो स्ट्रक कर जाता तो लिंग ध्यान का बच पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता, ये तो बाल बाल बच गया। तो पीछे से फिर जुआंग की आवाज़ आते हुए कहती है कि लिंग ध्यान तुम तो सच में काफ़ी क्लेवर निकले, मुझे लगा था कि तुम इसमें आ जाओगे और इस ट्रिक का यूज़ करके मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन तुम इस सब से बच गए। वहाँ पर जितने भी मैस्मा बना हुआ था उसमें पता लगा पाना काफ़ी मुश्किल था कि असली जुआंग कहाँ पर है, और इसलिए लिंग ध्यान को भी इसमें काफ़ी दिक्कत पेश आ रही थी। और जुआंग फिर ये कहने लग जाता है कि लिंग ध्यान जो तुम्हारे पास एनर्जी थी उसको देखकर मैं भी एक दफ़ा घबरा गया था, मैंने कहा कि इतने पावरफुल कैसे बन गया है, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इसलिए तुम्हें हरा पाना काफ़ी आसान होगा। और लिंग ध्यान के पास जो रिवर्सल काउंटर कार्ड का टाइम था वो ख़त्म हो चुका था और ये देखकर तो लिंग ध्यान और भी ज़्यादा गुस्से में आ गया था। तभी उसे काफ़ी सारे डमीज नज़र आने लग जाते हैं और जुआन से ही बताने लग गया था कि तुम्हारे पास अब यहाँ से भागने का और कोई भी रास्ता नहीं है। और वो उन पुपेट की आर्मीज के पीछे खड़ा हुआ था और ये कहता है कि जितने भी यहाँ पर पुपेट्स हैं आगे बढ़कर उस बंदे पर अटैक करो। तो वो आगे बढ़कर उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती हैं और वो पीछे खड़ा हुआ ये कहने लग जाता है कि तुम्हारे ये जो पावर है इसके पीछे जो भी सीक्रेट है मैंने उसके बारे में मालूम कर लिया है। तो मास्टर लिंग ध्यान मन ही मन में ये कहता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, भला इससे मेरे सिस्टम के बारे में कैसे पता चल गया, मुझे तो लगा था कि इसके बारे में और कोई नहीं जानता। जबकि जुआन मास्टर लिंग ध्यान को ये बताने लग जाता है कि जो तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर है ना वो सिर्फ जनरल और वार लेवल की है, लेकिन जो तुम्हारी मूव्स हैं ये काफ़ी पावरफुल हैं, तो मुझे लगता है कि तुम इसके लिए अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज़ कर रहे हो। अगर एक एक्सपीरियंस फाइटर की बात करें तो वो कभी भी अपनी स्पिरिट पावर का इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि स्पिरिट पावर का इस्तेमाल करने के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न हो सकती है और वो यही कि तुम्हारे पास अनलिमिटेड स्पिरिट पावर है। मैं सही कह रहा हूँ ना? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि मेरे पास डार्क ब्लडी फर्नेस है, क्योंकि इसकी मदद से मैं स्पिरिट पावर को ऑब्जर्व करता हूँ जो भी सरेंडर में पाई जाती हैं, तो ये मेरे लिए एक सेक्रेट गैजेट के तौर पर काम करता है। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास भी ऐसा गैजेट ज़रूर होगा जो तुम्हें स्पिरिचुअल पावर देता होगा, क्योंकि मैंने देखा कि जब भी तुम अपनी पावर का यूज़ करते हो तो तुम पिंचिंग गैजेट का इस्तेमाल करते हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन का इस्तेमाल करके तुम अपने स्पिरिट गैजेट को यूज़ करते हो और उसी का यूज़ करके तुम स्पिरिट एनर्जी को गैदर करते हो। सही कह रहा हूँ ना?
तो लिंग त्यान उसकी ये बातें सुनने के साथ ये कहता है कि इसने तो काफ़ी सारी बातें नोटिस कर ली। इतना ही नहीं बल्कि वो जुआन उसे ये भी बताने लग जाता है कि जो तुम्हारे पास पीरियड पावर थी वो सिर्फ 5 मिनट तक रही, 5 मिनट के बाद वो ख़त्म हो गई और मुझे लगता है कि अब वो नहीं आ पाएगी। और जो तुम्हारे पास जो भी गैजेट है तुम उसका इस्तेमाल इनफिनिट टाइम तक इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ 5 मिनट के लिए तुम्हें उसकी लिमिट मिली थी। और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि टाइम के मामले में बहुत ही सेंसिटिव हूँ, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि उसकी लिमिट तुम्हारे पास कितनी थी। और इसी टाइम का अंदाज़ा लगाकर मुझे एक और भी बात मालूम हो गई कि अब मैं जो तुम पर फाइनल अटैक करने वाला हूँ, मुझे नहीं लगता कि इससे तुम्हें कोई बचा पाएगा, तुम्हारा एंड करीब आ चुका है। और ये था लिविंग पॉइजन रिफाइनमेंट। जैसे ही लिंग जान इसके बारे में सुनता तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जुआंग उसे ये भी बता रहा था कि तुम्हारे पास 1 ही मिनट और बचा है, तो तुम्हारे पास करंट बर्स्ट ऑफ स्पिरिट पावर है ये भी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद मैं तुम पर अटैक करूँगा और तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। मैं तुम पर मर्सी शो करूँगा क्योंकि पास में तुम मेरे टीचर थे, मैं तुम्हारा स्टूडेंट था। लेकिन इसकी एक शर्त ये भी है और वो ये है कि तुम्हारे पास जो भी गैजेट है वो तुम मुझे दे दो। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं यहाँ से चुप करके वापस चला जाऊँगा और कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा और तुम पर किसी भी पावर का इस्तेमाल नहीं करूँगा। और वैसे भी तुम वापस जाकर माउंट यांगुइंग में रह सकते हो और अगर चाहो तो ब्रदर जो भी तुम्हारा साथ देगा। तो उसकी ये सारी बातें सुनने के साथ ही मास्टर लिंग त्यान को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और ये कहता है कि क्या तुम मेरे साथ लोगे, मुझे जाने दोगे, मुझे नहीं मारोगे। लेकिन मेरा तो प्लान और ही है और वो ये है कि मुझे तुम्हें मारना होगा ताकि इस दुनिया को बचा सकूं। तो उसकी बातें सुनने के साथ जुआंग जी कहता है कि क्या तुम दुनिया के लिए मुझे मार दोगे, पहले खुद को तो बचा लो, खुद की हालत तो देख लो, फिर मुझे यहाँ पर मारने के लिए आना और पूरी दुनिया को बचाना। और वो भी फिर अपनी पावर को गैदर करते हो तो ये कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो फिर ऐसा ही सही। फिर मुझे लगता है कि हेल में जाकर हम दोनों की मुलाकात होगी। और इसी के साथ ही अब उसका फेस भी चेंज हो गया था, उसने वहाँ पर ग्रीन एनर्जी का यूज़ किया था। अब उसके इर्द गिर्द जो औरत था वो भी पहले से काफ़ी ख़तरनाक हो गया था और वो ख़ुद भी पहले से काफ़ी ख़तरनाक हो गया था। उसने इसके लिए सोल डिवोरिंग स्पेल का इस्तेमाल किया था। और लिंग त्यान ये देखकर काफ़ी हैरान था और ये कह रहा था कि इस बंदे की पावर तो वक्त के साथ साथ और इंक्रीज होती जा रही है, जबकि मेरी तो डिक्रीज हो गई थी। वो सामने खड़ा हुआ देखा जा रहा था कि तभी पीछे से आ जाता है और उसे ये कहता है कि लिंग त्यान तुम सामने क्या देख रहे हो। और इतना कहते साथ ही वो लिंग त्यान पर अटैक कर देता है। तो लिंग त्यान थोड़ा सा पीछे हट गया था और ये कहता है कि इसके अटैक भी पहले से काफ़ी ख़तरनाक हो चुके हैं। वो इसी के बारे में सोच ही रहा था कि तभी पीछे से आकर जुआंग उस पर दोबारा अटैक कर देता है और इस अटैक से भी लिंग त्यान बच गया था। जुआंग ये देखकर उसे ये कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 सेकंड और बचे हैं। इन 30 सेकंड में मैं देखता हूँ कि तुम कब तक मेरा मुकाबला कर पाओगे, क्योंकि 3 सेकंड के बाद तुम्हारी एनर्जी ख़त्म होगी और फिर मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो 3 तक काउंट करता है, 3, 2, 1। और इसी के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए लिंग त्यान को सामने स्क्रीन शॉट थी, जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि उसका रिवर्सल काउंटर कार्ड का इफेक्ट ख़त्म हो चुका है। और जुआंग के पास एक अच्छा मौका था और वो ये कहता है कि तुम्हारे पास अब टाइम ख़त्म हो चुका है, तो तुम्हारा एंड करीब आ चुका है। और इतना कहते साथ ही अपने मुक्के में वो एनर्जी को गैदर करता है और एनर्जी को गैदर करने के साथ ही जैसे 5 मारने के लिए वो लिंग त्यान की तरफ आगे बढ़ाता है, तो लिंग त्यान अपने हाथ का इस्तेमाल करके उसके हाथ को वहीं पर रोक देता है। ये देख कर जुआन काफ़ी हैरान हो गया था और कहता है कि ये कैसे पॉसिबल है, भला ये मेरे अटैक को कैसे नाकाम कर सकता है। तो उसकी इतनी बात सुनने के साथ ही मास्टर लिंग त्यान भी ये कहने लग जाते हैं कि ये तुम्हारे पास स्पिरिचुअल पावर है, ये काफ़ी डिलीशियस लग रही है। क्योंकि लिंग त्यान उसकी स्पिरिचुअल पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। इसके बारे में जुआंग को पता चल गया था और वो चलाता है उसे कहता रहता है कि तुम मेरी स्पिरिचुअल पावर को क्यों ऑब्जर्व कर रहे हो, इसी वक्त यहीं पर रुक जाओ। लेकिन इस सब से लिंग त्यान कहाँ पे छटने वाला था, वो उसकी पावर को ऑब्जर्व करता रहता है और उसकी चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है। अब उसके पास इंक्लूसिव कार्ड इफेक्टिव ड्यूरेशन 9 मिनट की रह जाती है। अब उसके पास इफेक्टिव कार्ड की ड्यूरेशन आ चुकी थी और इसी के साथ ही फिर लिंग त्यान उसके फेस पर एक ज़ोरदार पंच दे मारता है। इस पंच को संभाल पाना जुआंग के लिए मुश्किल था और वो थोड़ा पीछे जाकर गिरता है। वो हवाई यात्रा पर था और हैरानी में ये कह रहा था कि इसके जो स्पिरिट स्टेट थी उसे ऑलरेडी ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी वो ख़त्म नहीं हुई और उसने मुझे इस तरह पंच दे मारा। वो अभी हवा में था कि तभी जल्द से लिंग त्यान उसके पास आ जाता है। अपनी पावर को गैदर करने के साथ ही उस पर दोबारा अटैक करने के लिए तैयार था। उसे ये भी कहता है कि जिसे हल में जाना है वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। उसने उसे इतना जोरदार पंच दे मारा था कि इसी के साथ ज़मीन पर गिरता है। ज़मीन पर गिरने की वजह से जुआंग की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो ये कहने लग गया था कि पिछले पास 100 साल में कोई भी ऐसा बंदा मुझसे नहीं मिला जो मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो या उसने मुझे इस तरह एम्बैरस किया हो। इसने मुझे बहुत ही ज़्यादा एम्बैरस किया, तो इसका बदला तो लेकर ही रहूँगा और मैं इसे आज यहीं पर मार दूँगा। तो वो अपनी जगह पर बड़ी मुश्किल से खड़ा हो तो ये कहता है कि लिंग त्यान
तो आगे से मास्टर लिंग हमसे ये कहता है कि तुम जिस स्टेट में तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मुकाबला कर पाओगे। तो उसकी बात सुनने के साथ जुआंग उसे ये कहता है कि तुम अभी बच्चे हो, तुम बूढ़े हो रहे हो, तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए और इसके साथ ही मैं तुम्हें मार दूंगा। अब उसके पास जो फर्नेस था जिससे वो स्पिरिट पावर को गैदर किया करता था, उसी फर्नेस को वहीं पर समन कर लेता है और उनसे स्पिरिट पावर को गैदर करना शुरू कर देता है और ये कहता है कि तुमने जो कुछ मुझे ज़ख्म दिया, इसी स्पिरिट का पावर इस्तेमाल करके मैं उन ज़ख्मों को जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा और फिर तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अब वो वहाँ पर फर्नेस की तरफ खुश होते हुए देखते रहता है और ये कहता है कि मैं जल्द ही पावरफुल बन जाऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। लेकिन तभी देखता है कि उसका फर्नेस वहीं पर रुक जाता है, उसमें से कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर नहीं आती। तो ये देखकर वो काफ़ी हैरान हो जाता है और हैरानी में ये कहने लग गया था कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, मैं अपने फर्नेस का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा। तो तभी ही फिर मास्टर लिंग थानू से ये कहने लग जाता है, क्या तुम नहीं जानना चाहते कि मेरे पास जो स्पिरिचुअल पावर है इसके पीछे का राज क्या है। और वो ये कहता है कि तुम खुद ही क्लोजली इसे नोटिस कर लेना। इतना कहते साथ ही लिंग त्यान उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तो इस सब की वजह से ही जुआंग अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पाता और उसकी बॉडी तेज़ी से लिंग त्यान की तरफ आगे बढ़ने लग जाती है। जैसे ही उसके करीब पहुंचा था कि तभी ही लिंग त्यान ने अपने हाथ उसके गर्दन पर रख दिया था और फिर उसे ये कहा था कि अब तुम मेरे काफ़ी करीब आ चुके हो, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरे पास कितनी पावर है और मैं तुम्हें अपनी पावर का टेस्ट भी ज़रूर चखाऊंगा। तो वो अपनी इसी पावर का इस्तेमाल करते हुए जुआंग की बॉडी को हवा में लहरा देता है। इसकी वजह से वो काफ़ी घबरा गया था और ये कहता कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बॉडी हवा में फ्लोट कर रही है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि इसके पास एबिलिटी है जिससे ये सब एम्प्टी स्पेस को मैनिपुलेट कर सकता है। लेकिन इसके लिए तो इमॉर्टल मार्शल रेम तक जानना ज़रूरी है, तो ये इसके पास तो इतना बड़ा रेम भी नहीं है, तो ये भला कैसे ऐसे कर सकता है। फिर इतना कहते साथ ही वो से जल्द ही ज़मीन पर दे मारता है। अब उस पर इतना ज़्यादा प्रेशर आ चुका था कि जुआंग का ऊपर उठ पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। और तभी ही मास्टर लिंग त्यान अपनी इसी फोर्स का इस्तेमाल करके ऊपर इंक्रीज करने के साथ साथ उसे कहता है कि सेंसफुल डिसिपल, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मिस्टेक को यहीं पर एडमिट करो। जिस पर आगे से डिसिपल जुआंग ये कहने लग जाता है कि हाँ, मैं अपनी गलतियों का एतराफ़ करता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, इसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, उस वक्त में मुझे आपको धोखा नहीं देना चाहिए था, उस वक्त में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। तो आपने जो कुछ भी मेरे साथ करना है कर लीजिए, लेकिन मेरी जान बचा लीजिए। तो आगे से फिर मास्टर लिंगटन से कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूँ। तुम्हें पता है ना कि तुमने कितने काउंटर असेंस किया, तुमने कितने क्राइम्स को कमिट किया और तुम यहाँ पर आकर मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूँ। तो जुआंग ये कहता है कि मास्टर, मैंने आपसे कहा है ना कि आप मेरी जान को बख्श दीजिए, इसके अलावा आप मुझसे जो कुछ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो मास्टर लिंगटन ये कहता है कि डैम बहर जो तुम कह रहे हो मुझे इन बातों पर गौर तो करना ही होगा, तुम ऐसी कौन सी चीज़ मुझे दे सकते हो। अब उसके पास जुआंग का फर्नेस आ चुका था और मास्टर लिंगटन ये कहते हैं कि मैं इस फर्नेस को यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दूंगा ताकि इससे तुम्हारे कल्टीवेशन को ख़त्म किया जा सके। क्या तुम्हें ये पनिशमेंट मंजूर है। तो आगे से जुआंग जी कहने लग जाता है कि मास्टर ऐसा मत कीजिए, अगर आपने ऐसा किया तो इसका मतलब है कि आपने मेरी जान ले ली। तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप मेरी जान ना लीजिए, इसके अलावा मुझे कोई भी चीज़ पनिश कर दीजिए। तो मास्टर लिंगटन जी कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर निगोशिएशन करने के लिए आया हूँ, नहीं, बल्कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, मैं जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। और इतने कहते साथ ही लिंग त्यान उसको उस फर्नेस को तोड़ना शुरू कर देता है। इस सब की वजह से जुआंग को काफ़ी तकलीफ हो रही थी और वो चिल्लाते हुए यही कहता है कि मास्टर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और फिर सडनली उसकी आवाज़ चेंज हो जाती है और वो मास्टर को गालियाँ देने लग जाता है और कहता है कि मास्टर तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरी ज़िंदगी ले रहे हो मास्टर। लेकिन लिंग त्यान भी एक नहीं सुनने वाला था, वो भी अपनी शतरंज का यूज़ करके उसके फर्नेस को टुकड़े टुकड़े कर देता है। अपने सामने आंखों के सामने उन टुकड़ों को देखते साथ ही जुआंग की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसे देखकर क्या करे। वो इसे गुस्से में चलाते हुए ये कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और इन्हें कहते साथ ही तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ने लग गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं कहता बल्कि उसे ये भी कहता है कि मैं तुम्हें पॉइजन ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करूँगा, मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें टॉर्चर करता रहूँगा। उसकी लॉयल्टी लेवल अब इंक्रीज़ करना शुरू कर देता है। उसको लॉयल्टी लेवल डिक्रीज़ करते करते -95% तक पहुँच गया था। तो आगे से भी ध्यान भी ये कहने लग जाता है कि सिंपल डिसिपल, तुम अपनी गलतियों से लगता है कि नहीं सुधरने वाले, अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारा कुछ न कुछ करना पड़ेगा। और वो अपनी पावर को गैदर करने के साथ ही कहता है कि मैं तुम्हारा मास्टर हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारी कल्टीवेशन को यहाँ पर बैन करने वाला हूँ। जैसा ही उसने अपनी एनर्जी का अटैक जुआंग पर किया था, इसी के साथ ही जुआंग वहीं पर जैम होकर बैठ जाता है।
अब जुआंग के पास जो भी कोर थी जिसकी मदद से वो कल्टीवेशन किया करता था वो छोटी होना शुरू हो जाती है और ऐसा लगने लगता है कि वो एक बलून बन जाएगी। उसकी यही एनर्जी फूलना शुरू हो जाती है और जब वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुंच जाएगी तो उससे ऊपर जाने के साथ ही वो वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही होता है जिसकी वजह से एक ज़ोरदार धमाका होता है और इसके बाद से ही जुआंग काफ़ी पेन में था क्योंकि उसकी ये कोर एक्सप्लोड हो चुकी थी। उसने जितनी भी कल्टीवेशन की वो सारी तबाह हो चुकी थी। अब उसके पास कोई भी पावर नहीं थी, उसकी कल्टीवेशन कोर भी ख़त्म हो चुकी थी। तो आज के बाद से जुआंग एक यूथलेस बंदा था। जुआंग ने इतने सैकड़ों सालों तक मेहनत की ताकि खुद को स्ट्रॉन्ग बना सके और स्ट्रॉन्ग बनने के चक्कर में उसने बाकी लोगों का भी लाश ना रखा था। लेकिन आज देखो जुआंग की खुद की कल्टीवेशन इंक्रीज़ करने की बजाय डिक्रीज़ क्या उसके तो ख़त्म ही हो चुके थे। अब उसके पास कोई भी कल्टीवेशन बेस नहीं थी तो उसकी ज़िंदगी एक जहन्नुम से कम ना थी। और ऐसा करने के साथ ही फिर मास्टर लिंकन ये कहते हैं कि जुआन अब मैं चलता हूँ, तुम बाय बाय। और इतने कहते साथ ही लिंकन वहाँ से चला जाता है। वो इससे पहले जाता के पीछे खड़ा हुआ फिर ये कहने लग जाता है कि मास्टर लिंकन आप यहाँ से नहीं जा सकते। अभी भी वो काफ़ी गुस्से में था और ये कहता है कि मास्टर लिंकन मैं आपको जान से मार दूंगा। इतने कहते साथ ही वो जैसे लिंकन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है कि पीछे से जू आ जाता है और वो उसके हाथ पकड़ लेता है और वो ये कहता है कि मास्टर आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं इसे संभाल लूँगा। इस पर जुआंग गुस्से से जू को ये कहता रहता है कि बिट्रेइंग डिसिपल तुम मुझे यहाँ पर छोड़ दो, तुम मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तो आगे से फिर जू ये कहने लग जाता है कि फोर ब्रदर आपको सिचुएशन के बारे में समझना होगा, मास्टर तुम पर इतना ही आसान कर सकते हैं जितना उसने तुम पर एहसान किया है। तो ये बातें सुनने के साथ ही जुआंग पगला चुका था और जोर जोर से हंसने लग जाता है, उसकी आंखों में आंसू भी थे। मास्टर लिंग ध्यान फिर जू को ये कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अब ये बास्टर तुम्हारे जिम्मे है, तुम इसे जैसा पनिश करना चाहो तुम इसे पनिश कर दो। तो जू यही कहता है कि वेल जैसा आप कहें मास्टर, मैं इसे पनिश कर दूंगा। कि तभी फिर मास्टर लिंग ध्यान को एक स्क्रीन शो होती है, उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया तो उसके बदले में उसे 5000 पॉइंट्स मिलते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि हेवन उससे काफ़ी खुश थी तो उसके बदले में उसे 1000 पॉइंट्स और मिल जाते हैं और इस सबकी वजह से उसे 6000 पॉइंट्स मिल गए थे। लिंकन ने सभी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के बाद ये कहता है कि मुझे इससे काफ़ी सारा इनाम मिला लेकिन इस फाइट में मेरे काफ़ी सारे पॉइंट्स भी यूज़ हो गए थे। और लिंकन मन ही मन में ये भी कहने लग जाता है कि मैंने सिर्फ एक जुआंग को हराने के लिए प्रॉप कार्ड का यूज़ किया, अगर वो सारे के सारे सिंपल डिसिपल मेरे साथ फाइट करने के लिए आ जाएंगे तो पता नहीं फिर क्या होगा। और फिर अपने सिस्टम को ये कहता है कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन पैनल को ओपन कर दिया जाए। तभी उसका इंफॉर्मेशन पैनल ओपन हो जाता है जिसमें ये लिखा हुआ था कि नेम लिंकन और रेस ह्यूमन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 525 दिन 23 ओवर और 36 मिनट, स्टेटस फाउंडर ऑफ श्वान मिंग आर्ट्स और मास्टर ऑफ डीमन आर्ट्स। और इसी के तरह की बाकी काफ़ी सारी बातें लिखी हुई थी। और इन सारी बातों को पढ़ने के साथ लिंकन ये कहता है कि मेरे पास जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है ये काफ़ी है और मेरे पास एब्सोल्यूट डोमेन रेंज भी अभी तक तो काफ़ी है। अब मुझे और ये काम करना है कि मुझे और सारी चीज़ों को ख़रीदना होगा और एक्सचेंज पॉइंट्स को इकट्ठा करना होगा जो कि फाइट में मेरे काफ़ी काम आ सके। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी मैं किसी मिशन को कंप्लीट करता हूँ तो उसके साथ साथ मुझे काफ़ी अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं। और अब मुझे नहीं पता कि कौन सा सिंपल डिसिपल अब मेरे साथ फाइट करने के लिए आएगा। वो वहाँ पर खड़ा हुआ इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ रहा था और इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि तभी उसके सामने स्क्रीन पर नंबर इधर उधर होना शुरू हो जाते हैं। और उसे देखते साथ ही मास्टर लिंकन काफ़ी हैरान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है क्योंकि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लग जाता है। वो इतना ज़्यादा हैरान था और कहता कि इस वक्त ये सब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब वो बेहोश होने वाला था। और ये कहता कि अगर मैं बेहोश हो गया तो इससे मुझे नुकसान होगा। उसकी नज़र जू पर पड़ती है जो कि उसके पीछे खड़ा हुआ था और उसके फेस पर काफ़ी इवल स्माइल थी। वो यही कह रहा था कि अब मेरे पास एक ऐसा मौका है जिसके लिए मैंने पूरी ज़िंदगी इंतज़ार किया। लिंकन की हालत वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। अब उसकी आंखों के सामने कोई और नहीं बल्कि उसका डिसिपल जू खड़ा हुआ था। जू जैसे उसके करीब आता तो उसे देखने के साथ ही लिंकन यही कहता है कि जू शिंगजू मुझे वापस लेकर जाओ। तो इस पर जू आकर उसके पास बैठ जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें वापस जाना है। और इतना कहते साथ ही फिर ज़ोर से मुस्कुराने लग जाता है और उसे ये कहता है कि आई एम सॉरी लिंकन, मैं तुम्हें वापस लेकर नहीं जा सकता। और उसके हाथ में एक चाकू था और उसी का इस्तेमाल करके उस पर अटैक कर देता है। और इस सब की वजह से लिंकन की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो उसे ये कह रहा था कि अब तुम रेस्ट इन पीस हो जाओ, अब उसके मैं श्वान मिंग सेक्ट को संभालूंगा। लिंकन की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे कुछ कह पाता या उसे मार पाता। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था और उस वक्त के साथ साथ उसकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती हैं। वो बेहोश हो चुका था।
जैसे जैसे होश आता है तो देखता है कि उसके सामने कोई और नहीं बल्कि चैन चुई थी जो कि रो रही थी और उसके लिए काफ़ी परेशान थी। वो अपनी जगह पर बैठने की कोशिश करता है तो चैन चुई ये देखने के साथ ही ये कहती है कि क्या आप ठीक हैं, आप ऊपर मत उठिए। लेकिन लिंकन से ये कहता है कि कोई बात नहीं। और वो अपने मन ही मन में ये कह रहा था कि वेल जो भी मैंने ड्रीम देखा था बहुत ही अजीब था, मुझे लगा कि ये सब कुछ रियल में हो रहा है। वो इसी के बारे में सोच ही रहा था कि फिर उसके सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है और उस सब की वजह से उसे फिर काफ़ी तकलीफ होने लग गई थी। और चैनसू ये देखने के साथ काफ़ी हैरान हो जाते और कहती है कि मास्टर आपके साथ क्या गलत हो रहा है। जबकि लिंगथियान मन ही मन में ये कह रहा था कि पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। कि तभी बाहर से जू दरवाज़ा खोलकर अंदर की तरफ आ जाता है और ये कहता है कि जूनियर सिस्टर क्या हुआ, क्या मास्टर मार चुके हैं। तो चैनसुई गुस्से में उसे ये कहती है कि तुम अपना मुंह बंद करो, तुम ये जो बकवास कर रहे हो ना इसे अपने पास ही रखो, मास्टर बोला कैसे मार सकते हैं, मास्टर बिल्कुल ठीक है। जू फिर ये सुनने के साथ आगे बढ़ता हुआ मास्टर के करीब आता है और ये कहता है कि मास्टर शुक्र है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। तो इस पर भी लिंक्डइन से ये कहता है कि तुम एक सिंपल डिसेबल हो, तुम्हें पता है ना, तुम चाहते हो कि क्या मैं मर जाऊं, अगर मैं मर गया तो तुम्हें जो तकनीक चाहिए तुम वो किससे सीखोगे। तो इतना सुनने के साथ ही मास्टर लिंक्डइन के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है और ये कहता है कि असल में मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ, इसलिए मैंने गलत अल्फाज का चुनाव किया, आप मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा मास्टर। तो इस पर मास्टर लिंक्डइन अब ऊपर उठने की कोशिश करता है और वो चैन शुई को ये कहते हैं कि चैन शुई तुम मुझे उठने में मेरी मदद करो। जू भी फिर मास्टर की मदद करने के लिए उसके पास पहुंच जाता है और वो मास्टर लिंक्डइन को ये कहता है कि मास्टर लिंक्डइन आप ज़्यादा मूव मत कीजिए, इससे आपकी एनर्जी और भी यूज़ होगी और आप और ज़्यादा कमज़ोर होते जाएंगे। और वैसे भी मैंने मेडिसिन के बनाने का कह दिया है, मैं जल्दी आपके पास लेकर आ जाऊँगा, उससे आप ठीक हो जाएंगे। और फिर चैन चोई भी ये कहने लग जाती है कि मास्टर अब आप कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि आपने तो हमें डरा ही दिया था, मुझे भी एक वक्त में लगा था कि आप नहीं बच पाएंगे। ये तो जू की मेहरबानी है कि वो सीनियर डॉक्टर की तलाश में निकल पड़ा ताकि आपका जल्द से जल्द इलाज करवाया जा सके। तो आप वैसे मास्टर लिंकन ये कहता है कि ये कोई बड़ा इशू नहीं है, मैं जल्द ही रिकवर कर जाऊंगा, मुझे लगता है कि कुछ दिन रेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। फिर वो जू की तरफ देखता है, जू की लॉयल्टी अभी भी -40% थी और ज़रा बराबर चेंज नहीं हुई थी। और लिंकन जी कहता है कि इसकी तो लॉयल्टी बिल्कुल भी चेंज होने का नाम तक नहीं ले रही और इसके पास अपॉर्चुनिटी थी, इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर ये मुझे मार सकता था, लेकिन ऐसा इसने कुछ भी नहीं किया। और वैसे भी मुझे ये तो लगा है कि जू मेरे साथ काफ़ी लॉयल है, मुझे लगा था कि इसे कुछ और इम्पोर्टेंट चाहिए था दुलट तकनीक के अलावा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसी की तरफ ऐसे ही देख रहा तो कुछ जू को थोड़ी सी हैरानी होती है और तू फिर अपने मास्टर से पूछ लेता है कि मास्टर आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो इतना सुनने के साथ ही मास्टर लिंगदम से ये कहते हैं कि वेल जब मैं वो बैटल लड़ रहा था उसमें तुमने बहुत मेहनत की थी जो सुनने के साथ काफ़ी खुश हो गया था और यही कहता है कि ये मैं डिसिपल होने के तौर पर अपना फ़र्ज निभा रहा था और कुछ नहीं। और इतने की वजह से ही जू की लॉयल्टी -40% से -10% तक पहुंच जाती है। ये सब कुछ इसलिए हुआ था क्योंकि लिंक्डइन ने मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा था और इसी बात को लेकर वो थोड़ा सा परेशान हो जाता और कहता कि बस सिर्फ मुस्कुराने की वजह से इसकी लॉयल्टी इंक्रीज हो गई। और फिर वो ये कहता है कि जू तुम भी थक गए होगे, जाकर तुम आराम कर लो और जो मेडिसिन तुम्हारे पास आए वो चैनचू को बता देना, वो आकर मुझे दे देगी। अब मेडिसिन आ चुकी थी और वही मेडिसिन चैनचू मास्टर लिंक्डइन को खिला रही थी, जिससे मास्टर लिंक्डइन को काफ़ी अजीब लग रहा था। लिंक्डइन अपना मुंह नहीं खोल रहा था और इस पर चैनचू ये कहते हैं कि मास्टर क्या आप दवाई नहीं लेना चाहते, आप अपना मुंह क्यों नहीं खोल रहे, ये मेडिसिन आपके लिए अच्छी है। तो लिंक्डइन से ये कहता है कि इसे मैं खुद ही यूज़ करूँगा। तो आगे से चैनचू कहते हैं कि जैसा आपके मास्टर। अब उसे मालूम होता कि वो 2 दिन तक वहाँ तक सोता रहा था। तो इस पर आगे से चैनचू और भी बता रही थी कि ब्रदर जो और मैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा परेशान हो गए थे। और ऊपर से सीनियर ब्रदर जो की बात करें तो वो आपके लिए इतना परेशान था कि उसे स्कैम भी कर लिया गया। उसने यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर्स को बुलाया लेकिन सभी के सभी बेकार निकले और अभी भी हमें मालूम नहीं था कि मास्टर आप कब तक जागेंगे, इसलिए हमारी परेशानी में वक्त के साथ साथ और भी ज़्यादा इजाफा होता गया। और इतना सुनने के साथ फिर लिंक्डइन ये कहने लग जाता है कि जो कि एक ब्रैट है, सच में उसने मेरी जान बचाने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि उसने किस मेडिसिन को बेचा। और इन बातों को सोचने के बाद वो चैन चुई को ये कहता है कि चैन चुई अब तुम जाकर आराम कर लो, तुम भी काफ़ी थक गई होगी और मैं भी रेस्ट करना चाहता हूँ क्योंकि सबकी वजह से मैं भी काफ़ी थक चुका हूँ। तो चैन चुई ये कहते हैं कि ठीक है जैसा आप कहें मास्टर, आपको कभी भी मेरी ज़रूरत हो आप मुझे बुला लीजिएगा।
हम जैसे वो वहाँ से जाती है उसी के साथ ही फिर लिंक ध्यान दे कहता है कि दोस्तों मेरे लिए पैनल को ओपन कर दिया जाए। पैनल ओपन होता है, उसके सामने उसके रिवार्ड एक्सचेंज पॉइंट्स है जो कि 2832 थे। और लिंक ध्यान काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता है कि ये तो 6832 थे, बाकी के 4000 पॉइंट्स कहाँ चले गए। फिर उसे चैन की बात आ जाती है जिसमें से ये बताया गया था कि जब जू ने यहाँ पर डॉक्टर्स को बुलाया था तो इसकी सबकी वजह से उसे स्कैम कर लिया गया था। इन सारी बातों को देखकर ही लिंग ध्यान काफ़ी गुस्से में आ गया था। ये कहता है कि ये सब उस बास्टर्ड की वजह से हो रहा है जिसकी वजह से मेरे पॉइंट्स कम हो गए। और इतना ही नहीं बल्कि उसे तभी वहाँ पर खून की उल्टी आ जाती है और ये देखकर उसकी हालत और भी ख़राब हो गई थी। अब वो जो उसके पास सन ड्रैगन डिटॉक्स पिल थी ना, वो पॉइजन में काफ़ी आई थी। इसके अल्टरनेटिव में उसे कुछ और चाहिए था जो कि उसके काफ़ी काम आ सकता। तो उसके अल्टरनेटिव में एक पिल आ जाती है जिसके लिए उसे 1000 पॉइंट्स पे करने थे। पहले तो ये देखकर चिल्लाता है कि ये बहुत महंगी है, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था, फिर वो उसे ख़रीद ही लेता है। उस पिल को लेने के साथ ही वह फ़ौरन ठीक हो गया तो ये देखकर हैरान हो जाता है। ये कहता है कि वाकई में ये पिल तो 1000 पॉइंट्स के काबिल थी। तभी उसे फिर स्क्रीन पर 3 कार्ड शो होने लग गए थे जिसके ऊपर ये लिखा हुआ था ये आपको डिस्काउंटेबल पॉइंट्स में मिल सकते हैं। जो पहला कार्ड था वो था अब्सोल्यूट शील्ड कार्ड और उसे 300 पॉइंट्स में मिल सकता था। दूसरा कार्ड था इनविजिबल शील्ड कार्ड, वो उसे 400 पॉइंट्स में मिल सकता था। और तीसरा था रिपेलिंग शील्ड कार्ड, वो उसे 500 पॉइंट्स में मिल सकता था। इन सभी कार्ड्स को देखने के साथ लिंक्डइन ये कहता है कि ये सारे के सारे डिफेंसिव कार्ड्स हैं। फिलहाल तो मुझे इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में काम आ सकते हैं, तो वो इन सभी को ख़रीद लेता है। अब उसके पास 632 पॉइंट्स बच गए थे और इनको देखने के साथ लिंक्डइन ये कहता है कि अब इनका मैं कहाँ पर यूज़ करूँ। तो तभी उसे ख्याल आता है क्यों ना लकी ड्रा खेला जाए। लकी ड्रा खेलते खेलते 10 दफ़ा वो अपने काफ़ी सारे पॉइंट्स भी यूज़ कर लेता है, लेकिन इन सब की वजह से भी उसे कोई ख़ास असर नहीं हो रहा था और उसे कोई ख़ास चीज़ नहीं मिल पाती और वो काफ़ी गुस्से में आ जाता है। वो 11 बार लकी पॉइंट्स का यूज़ करता है, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं आया था। अब उसके पास सिर्फ 31 पॉइंट्स बच जाते हैं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन इस बार उसे 20 लकी पॉइंट्स मिलते हैं। अब उसके पास वही 30 लकी पॉइंट्स थे और इस सब की वजह से लिंक्डइन की हालत और भी ख़राब होती जाती है क्योंकि अभी तक उसे कोई ख़ास गिफ्ट नहीं मिल पा रहा था। वो एक बार फिर ट्राई करना चाहता था क्योंकि उसके पास इतने पॉइंट्स है कि वो एक बार फिर लकी पॉइंट के लिए ट्राई कर सके। उसके ज़हन में ये भी पुरानी बात थी कि जब उसके पास आखिरी पॉइंट्स बचे थे, जब उसने आखिरी पॉइंट्स को लकी पॉइंट में चेंज किया था, तो उसी के साथ उसे काफ़ी अच्छे इनाम मिले थे जिनमें पिल्सी फिनिक्स था। और उसे ऐसा लग रहा था कि अब भी वो आखिरी बार ट्राई कर रहा है तो उसे कुछ खास ज़रूर मिलेगा। और फिर वो अपने 30 पॉइंट्स को यूज़ कर देता है। इसी के साथ सिस्टम 30 पॉइंट्स के बदले में इस बार उसे अच्छा सा गिफ्ट देता है जिसे देखने के साथ लिंक्डइन हैरान हो गया था। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।